चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। उसमें हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे मध्य पूर्व संकट, अफगानिस्तान के बारे में। देखिए, अफगानिस्तान कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शुरू से ही ये सभी के लिए एक आकर्षक केंद्र बन के रहा है। चाहे वो अलेक्जेंडर से लेकर चाहे ब्रिटिश साम्राज्य तक हो, सभी देश जो है इसको बेसिकली जीतना चाहते थे, इस पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन आपने देखा है कि पुराने अगर इतिहास को देखें तो इस पे जो अटैक करना वो बहुत आसान है, लेकिन इस पे रूल करना, इस पे कब्जा करना और वो बहुत मुश्किल है। और अगर आपने कब्जा कर भी लिया तो शांतिपूर्ण आप यहाँ पे शासन चलाए, ये तो पूरी तरह से नामुमकिन है, वो भी किसी बाहरी ताकत के द्वारा। क्योंकि इसका जो लोकेशन है, ज्योग्राफी के लिए देखें तो ये जो बहुत सारे जो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन एथनिक है, जातीय संघर्ष है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो विरोध है, विद्रोह है, आपस में एक दूसरे को विरोध का सामना करना, ये सब दिक्कत है। दूसरा माउंट जो मैंने बताया आपको, हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पे, उसके आसपास जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो छुप छुप कर जो गोरिल्ला युद्ध करने में, छापामार युद्ध करने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है। तो जिसके कारण यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रूल करना कभी भी संभव नहीं हो सका। ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास यहाँ का बता रहा है। तो अब हमें बात करते हैं कि ये जो जगह है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसको लोग करना चाहते थे। जबकि ये देखा जाए तो एक तरह से लैंड लॉक्ड, मतलब कि चारों तरफ से क्या है, इस पे लैंड है, कोई समंदर नहीं है। क्योंकि अगर समंदर होता तो मानते हैं कि ठीक है, एक एडवांटेज था, एक फ़ायदा था कि समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार करना आसान होता, लोगों का आना जाना आसान हो सकता था। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा जो इसको महत्व दिया गया है वो उसके लोकेशन के कारण, कि अगर आपको यूरोप से आना है तो भारत तो आपको पहले अफगानिस्तान होते हुए ही आना है। और यहाँ पे बहुत सारे जो भारत में जिन्होंने शासन किया लंबे टाइम तक, और जो बाहर से आए हैं वो सभी अफगानिस्तान को पार कर वो भारत में प्रवेश करे। तो जिसके कारण ये जो एक लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है और इसी कारण से शुरू से ये सबके लिए आकर्षक का केंद्र है। तो यहाँ पे लंबे टाइम तक संघर्ष भी चलता रहा। वर्तमान स्थिति हम देखेंगे तो वहाँ पे भी संघर्ष ही चल रहा है। तो अब हम 1960 से लेकर आज प्रेजेंट में अफगानिस्तान की क्या हालत है, हम उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 1960 से हमने समझ लीजिए कहानी जो स्टार्ट हुई है 1960 से, जैसे मूवी में होते हैं ना फ्लैशबैक, कि ठीक है भैया पीछे क्या हुआ था। तो ठीक है कि हम पूरा जो संकट है 1960 से लेकर आज तक वर्तमान में क्या परिस्थिति है अफगानिस्तान के, पूरा हम इतने लंबे टाइम पीरियड को यहाँ पे समझेंगे। कि 1960 में जाहिर शाह वहाँ का राजा था। देखिए, राजा बहुत तरह के होते हैं, कुछ अच्छे राजा भी होते हैं जो समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, देश को विकास के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। जरूर नहीं कि सारे जो राजा हो, डिक्टेटर हो, तानाशाह हो। ये राजा बहुत अच्छे राजा थे जो देश में परिवर्तन लाना चाहते थे, वहाँ पे चुनाव करा रहे थे, लोगों को राजनीतिक अधिकार दे रहे थे, साथ ही साथ महिलाओं को शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा था। तो कई तरह के जो कहते हैं ना कि मॉडर्नाइजेशन, आधुनिक विकास यहाँ पे किए जा रहे थे। और आपको पता है कि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई भी समाज को बदलने की कोशिश करता है, नए नए परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो उसके दोस्त से ज़्यादा दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। ये आज नहीं, पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। तो इस तरह के जो परिवर्तन है, उसके खुद के कज़न ब्रदर जो थे, उसका नाम था दाऊद खान, उसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। 1973 में उसको हटाकर जाहिर शाह को खुद वहाँ पे राजा ना बनकर उसने अपने आप को वहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। 1973 से लेकर 1978 तक उसका शासनकाल रहा। लेकिन उसके बाद जो साम्यवादी विचार के गुट थे वो आपस में क्या हो गए, उभर कर सामने आए और वो पूरी तरह से साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। जब मैं साम्यवादी बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस टाइम साम्यवादी विचारधारा किसकी थी, सोवियत संघ की थी। तो सोवियत संघ की मदद से वहाँ पे PDPA, याद रखना वो पार्टी का नाम है, द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, यहाँ पर उनकी सरकार बनी। और इनके द्वारा भी जो जाहिर शाह के द्वारा जो नए नए काम किए जा रहे थे, वैसे देश के विकास के काम उनके द्वारा भी स्टार्ट किया गया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण, ये सारे उन्होंने सुधार करने स्टार्ट किए। देखिए, भूमि सुधार होता क्या है, भूमि सुधार में क्या होता है कि इसमें हर एक पर्सन की एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा भूमि किसके पास नहीं होना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति के पास उस लिमिट से ज़्यादा भूमि होती है
वो भूमि उसे लेकर जो भी भूमिहीन लोग होते, किसान होते, उनको बांट दिया जाता है। इस तरह के सुधार भारत में भी इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए थे और इस तरह के सुधार के कारण बहुत सारे जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जो गैर कानूनी ज़मीन ज़रूरत से ज़्यादा थी, जो लोग इस्लामी सोच के थे, कट्टरवादी थे, और इस तरह से चाहे शहर हो, गांव हो, ऐसी जगह बंदे आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इन सब ने अपना एक गुट बना लिया, जिस ग्रुप को कहा गया मुजाहिदीन। और इस गुट को समर्थन किसका मिला, आपको याद रखना है, जो उस टाइम की दूसरी महाशक्ति थी, यानी कि वहाँ पे जो पार्टी शासन कर रही थी उसको किसका समर्थन था, सोवियत संघ का। और ये जो मुजाहिदीन थे, जो सरकार के खिलाफ थे, सरकार के परिवर्तन के खिलाफ थे, जो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे, इसको सपोर्ट मिला था दूसरी महाशक्ति अमेरिका की तरफ से। और उसके ग्रुप में जो भी शामिल थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ठीक है, चाइना, ये सारे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ तक आपको इसमें देखना है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब मुजाहिदीन को इस तरह से उनको वहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही है, पैसे दिया जा रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं, तो ये लोग क्या हो गए, धीरे धीरे सशक्त हो गए और वहाँ की जो आर्मी थी, सेना थी, उसे लड़ने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के द्वारा उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा था। अब पहले तो वहाँ पे सोवियत संघ इनडायरेक्ट तरीके से उन पे शासन कर रहा था, वहाँ पे उसने बहुत सारे हथियार भेजे, अपने सलाहकार भेजे, लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर को ये लगा कि उसके हाथ से शक्तियाँ कम होती जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल जाए। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेगा, सीधा हस्तक्षेप करेगा, अपनी सेना देश में वहाँ पर भेजेगा। और इसीलिए आपको डेट याद रखना है, 24 दिसंबर 1979 में क्रिसमस ईव, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, आपको याद होगा, आपको पता होगा कि क्रिसमस आपको याद रखना है, उससे एक दिन पहले 24 दिसंबर को यहाँ से जो सोवियत संघ है उसकी जो सेना है वहाँ से निकली और वहाँ ने जाते ही उन्होंने जितने बड़े बड़े शहर थे उन सभी को क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जैसे यहाँ से सोवियत संघ की आर्मी गई, 34 मुस्लिम देशों के द्वारा इसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आप डायरेक्ट इस तरह से किसी के देश में घुस नहीं सकते, अपनी सेना नहीं भेज सकते। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने भी इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया, लेकिन मैंने बताया ना कि जब आप महाशक्ति होते हो तो आपके पास एक अलग ही पावर होता है, अलग ही आपके पास शक्ति होती है, आप देश की पॉलिटिक्स को खुद प्रभावित कर सकते हो। कई बार अमेरिका ने भी किया है, तो ये भी तो दूसरी महाशक्ति थी उस टाइम पे, इसने किसी की बात नहीं मानी और वो वहाँ पर चला गया। जैसे ही वहाँ पर गया तो जितने भी मुजाहिदीन लोग थे, आपको पता होगा सोवियत संघ को माना जाता है कि उनका अपना कोई ऑफिशियली कोई अपना कोई धर्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो कहा गया भैया ये जो सोवियत संघ है इनका कोई अपना कोई धर्म नहीं है, ये लोग हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए हम आए हैं और इसीलिए अब हम सबको क्या करना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। धर्म को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे कि सीरिया में आपने देखा कि धर्म के नाम पे छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में बंदूकें तना दी जाती है और कहते हैं ना जो धर्म का नशा होता है वो अफीम, चरस, गांजे से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा होता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और अब इन्होंने लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। अब ये जो मुजाहिदीन लोग थे इनकी से एक बड़ी सारी स्पेशलाइजेशन थी, गोरिल्ला वॉर, यानी छुप छुप के वॉर करने में बहुत ज़्यादा सक्षम थे। तो मैंने बताया कि ये लोग शहरों पे तो इनका कब्जा हो गया सोवियत संघ का, लेकिन जो गांव के एरिया थे, जो हिंद कुश मैंने बताया था ना, यहाँ पे एक पर्वत है, आसपास के छोटे छोटे जो गांव थे वहाँ पर वो लोग छुप छुप के उनकी सेना पे आक्रमण कर रहे थे। जैसे उनकी कोई गाड़ी जा रही थी तो उन पर अटैक कर रहे थे। तो ये काफ़ी टाइम तक उनके बीच में चलता रहा एक दूसरे से लड़ाई। अब इतने साल के बाद देखो सोवियत संघ इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी कुछ भी युद्ध का परिणाम नहीं हो रहा था। अब इसके बीच में क्या हुआ कि जो सोवियत संघ है उसके खुद के देश में जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा सरकार के विरोध के स्वर उठने लगे। आप दूसरों में तब तक ही आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जब तक आपके घर में शांति हो। होता है ना, जब आपके घर में शांति हो, समृद्धि हो, आपका सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो आपको दूसरों की लड़ाई में बहुत मज़ा आता है, दूसरे की जगह पे आपको कब्जा करना अच्छा लगता है। लेकिन जब घर के अंदर ही आपके कला कलेश स्टार्ट हो जाए, आपका घर खुद टूटने के कगार पे आ जाए, तब क्या होता है, सबसे पहला हमारा उद्देश्य का था अपने घर को बचाना, बाहर की लड़ाई हम बाद में देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो गया। सोवियत संघ में जनता ने बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें की समस्या होने लगी, पूंजीगत वस्तुएं खत्म होने लगे, उपभोक्ता वस्तुओं के जो दाम थे वो बिल्कुल आसमान छू गए थे, सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बने,
तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम इस तरह की अपनी जो नीतियाँ हैं उसमें हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, जनता को वो सब देना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लंबे टाइम तक जो सोवियत संघ की जो सेना थी वहाँ पर तैनात थी, उतने सारे पैसे खर्च हो रहे थे, बहुत मात्रा में सेना को दबाव किया जा रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो वेस्टर्न देश हैं उनके साथ संबंध अच्छे करेंगे। संबंध कब अच्छा होगा, जब वहाँ से अफगानिस्तान से अपनी सेना को लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो सेना थी उसमें कमी करनी स्टार्ट कर दी। 1986 में 1986 में सोवियत संघ की मदद से, याद रखना आपको, कि जो नाजीबुल्लाह की सरकार बनी, ठीक है। और 1989 में सोवियत संघ ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, क्योंकि अब वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे, विदेशों संबंध अच्छे करना चाहते थे, देश की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहते थे। और इन सभी रीज़न से उन्होंने अपनी सेना क्या कर ली, बुला ली। जब यहाँ से सोवियत संघ ने अपनी सेना बुला ली तो अब अमेरिका को भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा, वो भी अपनी तरफ से एक तरह से पीछे हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे सरकार थी, वहाँ सोवियत संघ उसको मदद कर रहा था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब जो नाजीबुल्लाह की सरकार है 1992 में, उसकी भी सरकार गिर गई। और आपको पता होगा कि जब ये सब सिचुएशन चल रही थी तो अफगानिस्तान में नए नए जो वर्ग थे, नए नए जो ग्रुप थे वो बन गए थे, जैसे तालिबान, अलकायदा। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है कि बहुत सारे नए नए ग्रुप भी शामिल हो गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1992 में तो नाजीबुल्लाह की सरकार गिर गई। 1992 से लेकर 1996 में, मैंने बताया था ना, 1980 के दशक में बड़े सारे जो ग्रुप थे वो बन गए थे। तो अब जब वो नाजीबुल्लाह की सरकार गिर गई तो वहाँ पर अफगानिस्तान में क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। अब आपस में ही लोग लड़ने लगे कि पावर जो है हमारे पास आनी चाहिए, हम ज़्यादा शक्तिशाली है, हम ज़्यादा कैपेबल है, तो हमें पावर मिलना चाहिए, हम सरकार बनाएंगे। और 4 साल तक वहाँ पर गृह युद्ध चलता रहा। अब इस सारे जो अलग अलग ग्रुप थे, गुट थे, उनके बीच में लड़ाई चलती रही, लेकिन इन सब में कभी ना कभी किसी की तो जीत होनी थी। तो 1996 में इन सब में जो तालिबान है वो विजयी रहा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रुप में उभर कर आया। और याद रखना है आपको, 1996 से लेकर 2001 के बीच में जो तालिबान है उसने यहाँ पर शासन करा। और इस तालिबान को मदद कौन कर रहा था, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था, पाकिस्तान की आर्मी जो सेना है वो उसको मदद कर रही थी, ठीक है। अब तालिबान जो है, बिल्कुल जो शरिया होता है ना, मुस्लिम लोगों का एक नियम होता है, बहुत स्ट्रिक्ट नियम होता है, वो शरिया के द्वारा वहाँ पे रूल कर रहे थे, जहाँ पे औरतों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उनको पढ़ाने नहीं दिया जाता था, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और वहाँ पे लोगों को आज़ादी नहीं थी बिल्कुल भी, और जो मानव अधिकार थे उनका उल्लंघन हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं जो आम लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी थी बहुत कष्ट में थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर थी, उनको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था, घर से बाहर नहीं दिया जा रहा था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको बुर्का में रहना पड़ता था, क्योंकि ये लोग स्ट्रिक्ट शरिया रूल मान रहे थे, क्योंकि ये लोग कट्टर इस्लाम को मानते थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। अब तालिबान से इसी बीच एक बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने बताया ना कि तालिबान ने इस बीच में क्या करा, जो अलकायदा, याद रखना आपको, जो अलकायदा क्या था, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल, हम कह सकते हैं कि जो आतंकवाद का एक ग्रुप था। देखिए कि तालिबान और अलकायदा दोनों अलग है। तालिबान क्या है कि अफगानिस्तान पे रूल करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, वहाँ पे पावर अपने हाथों में लेकर काम करना चाहते हैं। लेकिन जो अलकायदा है वो बेसिकली क्या है कि आतंकवाद का संगठन है, और इसके 2 मेन लीडर थे। एक तो ओसामा बिन लादेन, जिसको सभी जानते हैं, जिसने कितने गलत काम किए हैं इसके बारे में आपको पता ही है। दूसरा जो था अयमान ज़रीवाला। ये 2 लोग इसके क्या थे, लीडर थे। और इस अलकायदा के द्वारा 2 बहुत ही गलत इन घटनाओं का किया गया। 1998 में जब उसने साउथ अफ्रीका के में जो अमेरिका की एम्बेसी थी वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किया था, और उसके बाद 9/11 जो कि पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया था। अमेरिका के जो 4 प्लेन हाईजैक करके उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो उसने अटैक किया था, पेंटागन बिल्डिंग पे क्या था, एक टारगेट उसका और था व्हाइट हाउस, लेकिन भगवान की कृपा से उसको वो नहीं नुकसान पहुंचा सका। और वो बिल्डिंग पहले ही अपने जो भी उसका टारगेट था उससे पहले ही क्या करे, वो गिर गई थी। अगर आप लोग इसके बारे में और जानना है तो उस पर मैंने 9/11 पे वीडियो में बना दूंगी, जो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये 2 अटैक, आतंकवादी अटैक किए गए थे। अब आपको पता है कि जो अमेरिका है,
इससे पहले अमेरिका के ऊपर इतने बड़े अटैक, आतंकी अटैक तो कभी भी नहीं हुए थे। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भैया ये जो अलकायदा थे, तालिबान थे, इनको तो अमेरिका ही सपोर्ट करता था, अमेरिका ही इनको पैसा देता था, अमेरिका इनको हथियार देता था, ठीक है, पाकिस्तान को देता, पाकिस्तान के ISIS इनको मदद करते थे, ये सब पाकिस्तान के ही तो थे, मतलब पाकिस्तान अमेरिका के शामिल थे। लेकिन अब ओसामा बिन लादेन या अलकायदा की अमेरिका से क्या दुश्मनी होगी कि वो अमेरिका के पीछे पड़ गया। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं कि उस टाइम पे जो सोवियत संघ है उससे लड़ने के लिए उनको इस तरह के संगठन की आवश्यकता थी, इसीलिए अमेरिका ने इनको मदद किया। लेकिन जब सोवियत संघ विघटन हो गया, अब विश्व की एक महाशक्ति वो खुद ही रह गया, तो उसका इंटरेस्ट भी इसमें ख़त्म हो गया। लेकिन तब तक अलकायदा ने बहुत बड़ा आतंकी संगठन बना लिया, उसमें लोगों को ट्रेनिंग देता था, उसमें लोगों को बंदूक इकट्ठा करता था, हथियार इकट्ठे करते थे, जगह जगह पे इस तरह के आतंक फैलाना उसने काम स्टार्ट कर दिया था। तो अब अमेरिका की तरफ से फंडिंग इसकी बंद हो गई थी, इसको किस तरह से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उसने अमेरिका को ही सबक सिखाने के लिए उसने आतंकी हमले अमेरिका पे किए थे। तो आपको समझ में आ गया अभी अलकायदा क्या था। अब जब 9/11 इंसिडेंट हुआ तो उस टाइम के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W. बुश थे, ठीक है, उन्होंने विश्व को खुली चेतावनी दी और उन्होंने कहा, आपको पता है कि जब अमेरिका की खुद के ऊपर बात आती है तो UN की बात भी वो नहीं मानता है। तो उसने सबसे पहले एक ही शब्द बोला कि या तो आप मेरे साथ हैं या आप मेरे खिलाफ हैं, मतलब दो ही तरीके। अगर आप मेरे साथ हैं तो अफगानिस्तान को उसने कहा कि आप मुझे, जो भी अलकायदा का हेड है ओसामा बिन लादेन, जो कि इस पूरे आतंकी घटना में उसका शामिल है, मास्टरमाइंड है, वो मेरे हवाले कर दिया जाए। लेकिन अफगानिस्तान ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तालिबान ने उसको मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और जब नहीं उसने माना तो अमेरिका और नाटो पता है ना कि बहुत सारे 12 देशों मिला के उन्होंने बनाया था मिलिट्री अलायंस, उनने मिलकर क्या करा, उस पर अटैक किया। दिसंबर 2000 की बात है, याद रखना आपको, कि 2001 में अटैक किया और उसकी सरकार, वहाँ पे तालिबान की सरकार गिर गई। अब वहाँ पर आपको पता है जब अमेरिका अटैक करेगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जो बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसको भरपाई करने के लिए वहाँ के जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक फोर्स बनाई गई, आपको याद रखना है, इस तरह की ISAF, ठीक है, अफगानिस्तान में वहाँ पे गए थे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, ठीक है, अफगानिस्तान में गए थे वहाँ पे, ताकि वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ उसको ठीक किया सके, वहाँ के जो फोर्सेस हैं उनके मदद करने के लिए। और वहाँ पर जो उस टाइम पे तालिबान की सरकार गिर गई थी, तो वहाँ पे अंतरिम सरकार बनी, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, उसका हेड कौन बना, हामिद करजई, जो 2001 से लेकर 2014 तक, यानी कि जब तक अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो 2001 से लेकर 2014 तक चला था। और अमेरिका के जो सेना थी, नाटो की सेना थी, वो अफगानिस्तान में रहे, और जो आतंकी था ओसामा बिन लादेन, उसको ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम तक ये ऑपरेशन चलता रहा। फाइनली 2011 में जाकर ओसामा बिन लादेन मारा गया। वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि अबट्टाबाद पाकिस्तान में मिला वो, और वहाँ पे उसको मारा गया। 2014 में उसका जो दूसरा लीडर था अयमान ज़रीवाला, वो भी मारा गया। लेकिन तब तक अमेरिका के इस घटना से उसके खुद के बहुत सेना मरे, नाटो के आर्मी को नुकसान हुआ। वहाँ पे जो अफगानिस्तान की सेना, तो 40,000 से भी ज़्यादा सेना मरे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ कि जो वहाँ के सिविलियन थे, आम नागरिक थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, क्योंकि अमेरिका को किसी का भी नहीं देखना था, उसे केवल और केवल अपना बदला लेना था, ताकि कोई भी आतंकी दोबारा अमेरिका पे इस तरह की घटना करने का सोचे भी नहीं। इसीलिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, और विश्व को दिखाना भी तो था कि भैया अमेरिका पे इतना बड़ा अटैक हुआ, अमेरिका इसका जवाब देगा ही देगा। तो जब आम लोग मरते हैं तो आपको पता है कि पूरा देश जो है वो गुस्से में आया था, UN के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा था, और इसीलिए अब तब तक अमेरिका का जो ऑपरेशन था एंड्यूरिंग फ्रीडम, वो भी कंप्लीट हो चुका था। अलकायदा के जो बड़े नेता थे वो भी मारे जा चुके थे, जो लीडर थे। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब UN में प्रेशर पड़ा, तो अब अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब वो यहाँ से अपनी आर्मी, नाटो की जो आर्मी है, यहाँ से ले जाएंगे। और 2014 में उन्होंने क्या करा, केवल 10,000 जो फोर्सेस थे अफगानिस्तान में छोड़ा, ताकि उनको मदद करे, उनको जो भी किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे फिर से जो पावर है वो कहाँ किन के हाथों में चले गई, आपको याद रखना है। अशरफ गनी की नए शासक वहाँ पे बने,
और अगर आज की बात करें तो आज भी अफ़गानिस्तान जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। सबसे ज़्यादा किसी भी अगर ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में देखें हम तो हर नीचे से हमेशा दूसरे तीसरे नंबर पे होता है। वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। फंड बहुत आता है लेकिन वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं होते, कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई अच्छे वहाँ पे वो नहीं है, जिसके कारण वहाँ की जो विकास है पूरी तरह से रुक चुकी है। वहाँ पे 40% जो पॉपुलेशन है अभी भी 15 साल से छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन मासूम बच्चों के हाथों में धर्म के नाम पे हथियार दे दिए गए हैं। आप सोचिए 14 साल से 15 साल छोटे बच्चे हैं जिनके पास स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, फैसिलिटी नहीं है स्कूल जाने के लिए, जिन्होंने अभी आज हथियार उठा लिए। तो अफ़गानिस्तान का आने वाला जो भविष्य है वो कितना अंधकार में है। ठीक है। दूसरा, शरणार्थी की समस्या कि ऐसे माहौल में देखते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से उठकर पाकिस्तान में गए, जब कई बार पाकिस्तान ने इसको उठाया भी है कि भैया वहाँ पे शरणार्थी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम समझ सकते हैं कि ना तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन है, वहाँ पे ना औरतों के लिए कोई अच्छी फैसिलिटी है, बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो अभी भी ये जो आपस में जो गुट है धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते रहते, अलग अलग जो जातीय संघर्ष है, जिसके कारण अफ़गानिस्तान शुरू से ही पिछड़ा हुआ देश बढ़ा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये पूरा हमारा जो टॉपिक था मध्य पूर्व संकट अफ़गानिस्तान के बारे में था। तो 1960 से स्टार्ट हुआ और वर्तमान में भी अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, चीज़ें हैं, अभी भी कुछ ज़्यादा नॉर्मल नहीं हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है CIS है, हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।